ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, अब वो संभावना के कुछ और अगले पॉइंट्स के लिए है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिंदी मीडियम के सभी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इस वीडियो को आगे देखें, फिर इस वीडियो को लाइक करें और इन पर वैल्यूएबल अपने कमेंट्स दें। इस वीडियो में अब हम संभावना के टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो संभावना के शुरुआत करने से पहले संभावना के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों की लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। फिर जब हम सवाल करेंगे तो सवाल करते टाइम पे इन सभी सूत्रों की लिस्ट अपने पास रखिए, जिससे कि जब हम सवाल को सॉल्व करें तब इन सूत्रों से के सहारे हम उन सवाल को इजीली सॉल्व कर सकें। सूत्र को आप माइंड में याद रख लीजिए तो सबसे बेस्ट रहेगा। सूत्र की लिस्ट बताते समय मैं उनकी थियरीज को फिर से एक बार रिवाइज करवाऊंगा, जो थियरी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में दे रखी है। सबसे पहला सूत्र है संभावना का विस्तार। ये सूत्र के साथ साथ हमारे 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन के संभावना का विस्तार कितना होता है, मतलब संभावना का जो मान आपका निकलता है वो मान कौन सी संख्या से लेकर कौन सी संख्या के बीच में रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमेशा याद रखिएगा कि संभावना का जो विस्तार होता है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है। कभी भी संभावना माइनस में नहीं जा सकती और कभी भी संभावना 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए उसकी रेंज होती है 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मैंने आपको बताया था कि संभावना को हम पी ऑफ ए से दर्शाएंगे और लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात के पी ऑफ ए का मान या तो 0 होगा या 0 से बढ़ करके होगा या फिर 1 होगा या 1 से कम होगा। तो ये हमारा संभावना का विस्तार है। इसे आप एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है असंभव घटना की संभावना। असंभव घटना की थियरी में मैंने आपको बताया था जो घटना कभी घट ही नहीं सकती वो तो उसे हम फाई के द्वारा दर्शाते हैं। तो पी ऑफ फाई का मान होता है हमेशा 0, क्योंकि जो घटना घट नहीं सकती उसकी संभावना होती है 0। तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। असंभव घटना की संभावना के क्वेश्चंस आपके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस के पॉइंट्स में आपको आएंगे, तो उस समय पे हमें ये याद रखना है कि असंभव घटना की संभावना हमेशा 0 होती है। दूसरा होता है निश्चित घटना। निश्चित घटना के बारे में मैंने आपको थियरी में बताया था कि निश्चित घटना मतलब जो घटना 100% घटने वाली है उस घटना का मान। तो निश्चित घटना का मान हमेशा उसकी संभावना 1 के बराबर होती है। निश्चित घटना को हम u के द्वारा दर्शाते हैं, u अर्थात निदर्शावकाश, और निदर्शावकाश की संभावना हमेशा 1 होती है क्योंकि निश्चित रूप से वो घटना घटने वाली है। फिर है हमारी पूरक घटना। पूरक घटना को हम p ऑफ a डैश से दर्शाएंगे। p ऑफ a डैश का सूत्र होता है 1 माइनस p ऑफ a, कि संपूर्ण घटना में से। इसका सूत्र भी मैंने आपको जब थियरी बताई थी तब बताया था कि a डैश इज इक्वल टू u माइनस u। तो p ऑफ a डैश मतलब कि a डैश की संभावना u मतलब निदर्शावकाश की संभावना मतलब 1 माइनस a की संभावना मतलब p ऑफ a। इस तरह से उसी सूत्र में मैंने संभावना का मान रख करके एक नया सूत्र बनाया है, जिन सूत्रों को आपको याद रखना है। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि कई बार हमें सवाल में पूरक घटना की संभावना दे रखा हो, मतलब p ऑफ a डैश दे रखा हो, तो p ऑफ a का सूत्र बना सकते हैं। p ऑफ a यहाँ पे माइनस में है, इस साइड आया तो प्लस, p ऑफ a डैश यहाँ पे प्लस में, उस साइड गया तो माइनस, इसलिए हमारा एक सूत्र बना p ऑफ a बराबर 1 माइनस p ऑफ a डैश। दूसरा है अंतर घटना। जो घटना हमें जब मैं सवाल करवाऊंगा तब मैं आपको इसके हिंट दूंगा कि आप कैसे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन में अंतर घटना पूछी हुई है, क्योंकि अंतर घटना आपको क्वेश्चन में लिख करके नहीं आएगी कि आप अंतर घटना से सॉल्व कीजिए। अंतर घटना हमें पहचाननी है तो कुछ वर्ड्स में दूंगा, कुछ क्लूज दूंगा और उन क्लूज के बेसिस पर आप अंतर घटना सॉल्व कर पाओगे। तो क्लूज हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस में। अंतर घटना में 2 अंतर घटनाएं मैंने आपको बताई थी, p ऑफ a माइनस b एंड p ऑफ b माइनस a। तो दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। p ऑफ a माइनस b मतलब a में से a इंटरसेक्शन b को घटा दो तो p ऑफ a माइनस b मिलता है, जिसको हम दूसरे और एक नाम से जानते हैं p ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। और p ऑफ b माइनस a का सूत्र बनेगा p ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b, जिसका सूत्र बनेगा b माइनस a इंटरसेक्शन b। इसकी चर्चा हम क्वेश्चंस करते टाइम और डिटेल में करेंगे और इसके थियरीज के पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। कुछ सूत्र और आएंगे जो कि आपके 2-2 मार्क्स और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिंबॉलिक क्वेश्चंस होते हैं और सिंबॉलिक क्वेश्चन के बेसिस पर आपको अगर सूत्र याद हो तो इजीली आप काम कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सिंबॉलिक पॉइंट्स को नहीं याद रख पाते, जिसकी वजह से उनसे गलती हो जाती है। मैं इसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि ए डैश और बी डैश के बीच में अगर इंटरसेक्शन हो उसका मतलब होता है ए यूनियन बी का होल डैश। मींस ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी की पूरक घटना को हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहेंगे। इसको आप इजीली याद रख लो। फिर इस सूत्र का इस्तेमाल अभी हमने डिस्कशन किया था पूरक घटना के सूत्र का, तो उसी पूरक घटना के सूत्र पर से क्लियर कर देंगे कि पी ऑफ, जैसे पी ऑफ ए डैश बराबर पी 1 माइनस पी ऑफ ए है, उसी तरह से पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। और ये एक सूत्र आपका बन गया। दूसरा सूत्र उसी का उल्टा है, इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन है तो यहां पर भी यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन हो जाएगा और सूत्र में हम बदलाव कर लेंगे। तो ये सूत्र अगर आप लिस्ट याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसके आगे के सूत्र भी, अभी हमारे पास और सूत्र हैं, इन सूत्र को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम अगला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे योग का नियम। ये जो टॉपिक है ये स्पेशली 2 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है थियरी में। थियरी में पूछा जाए इट मींस आप थियरी तो लिखते हो नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें फॉर्मूला अगर याद हो तो हम उसकी थियरी भी इजीली कवर कर सकते हैं। योग का नियम या जोड़ का नियम हमारे लिए 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप ये 2 फॉर्मूलाज अगर आप कवर करते हो, कुछ थियरी में अभी आपको बोल करके बताऊंगा, उन थियरी को भी नोट डाउन करना, कुछ मैंने लिखी हुई भी है। तो यदि आप वो थियरी लिखते हो और थियरी के साथ फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला आपके लिए बैकअप शील्ड होती है। इट मींस मार्क्स को और अच्छे से मिल सके इसलिए वो शील्ड बन जाती है। तो इसमें पहला फॉर्मूला है पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑलरेडी इसकी थियरी हमने डिस्कस की थी। संघ घटना की संभावना पर डिस्कस कर रहे हैं। तो संघ घटना का सूत्र हमने देखा था कि ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब घटना ए भी आएगा प्लस घटना बी भी आएगा और घटना ए इंटरसेक्शन बी, इट मींस कॉमन, वो एक बार आने वाला है, इसलिए उसमें से माइनस कर देना है। तो उसी की संभावना पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। उसी तरह से अभी जब हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं उनमें 3 घटनाएं भी आ सकती है, घटना ए, घटना बी और घटना सी। यदि 3 घटना घटे तो ए यूनियन बी यूनियन सी का सूत्र, ये 1 मार्क्स के लिए खाली सूत्र इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है, फिर भी आप इसको याद रखो और प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आप इसे याद रख सकते हो। ए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, फिर सारे इंटरसेक्शंस आपको माइनस कर देना है। तो माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी ऑफ इंटरसेक्शन सी माइनस ए ऑफ इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से एक लॉन्ग सूत्र बनेगा जिसे आप इजीली याद रख सकते हो। ए बी और सी का प्लस कर देना है, ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है और तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर देना है। ये जब क्वेश्चन आएगा तब मैं इस फॉर्मूला को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर कुछ सूत्र हमें और देखने हैं कि यदि तीनों घटनाएं या फिर 2 घटनाएं क्वेश्चन में जैसा है, यदि ए और बी 2 घटना हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात होगी, और ए बी और सी 3 घटनाएं हो तो ये तीनों घटनाएं कैसी घटनाएं हो? निरपेक्ष घटनाएं। निरपेक्ष घटनाओं को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। निरपेक्ष घटनाओं को इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंट इवेंट के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि घटना ए घटना बी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, या घटना बी घटना सी पर डिपेंडेंट नहीं है, या घटना ए बी सी ये एक दूसरे से किसी भी तरह से किसी भी रूप से जुड़े हुए नहीं है। ये तीनों की तीनों कैसी घटना है? निरपेक्ष घटनाएं हैं। जब कभी भी निरपेक्ष घटना घटित हो तो हमारे पास एक सिंपल सा सूत्र मिल जाता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और बी का गुणा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी। इन सूत्रों का भी हम इस्तेमाल देखेंगे जब आपको इस शब्द को खाली याद रखना है कि ए बी और सी कैसी घटनाएं होनी चाहिए, निरपेक्ष घटनाएं हो, तब इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। मैं हिंट दे रहा हूं सूत्र का इस्तेमाल कब करना है उसके लिए भी। फिर यदि घटना ए और घटना बी परस्पर निवारक घटनाएं हो, परस्पर निवारक घटनाओं का मतलब होता है जिसमें मैंने आपको एक सिंबल बताया था, उस सिंबल को आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 अगर हो, मतलब घटना ए और घटना बी में कुछ भी कॉमन ना हो,
तो उसे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 कहेंगे, तो उस घटना की संभावना हमेशा 0 होती है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 5 अर्थात के रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय मतलब एक भी एलिमेंट ना होने की वजह से वो असंभव घटना है, और असंभव घटना की संभावना हमेशा 0 होती है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। उसी तरह से अगर घटना A, B या फिर A, B और C तीनों घटनाएं परस्पर निषेध घटना हो, परस्पर निषेध घटनाएं होती है, इसका मतलब कि वो घटना निदर्शावकाश क्रिएट करती है, और निदर्शावकाश की संभावना हमेशा 1 होती है। तो एक दो सूत्र हमें यहाँ पे भी याद रखना है, जिसे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। A यूनियन B बराबर 1, अगर 3 घटनाएं हो तो A यूनियन B यूनियन C बराबर 1 होता है। तो इन घटनाओं को हमें याद रखना है हमेशा। तो इन पॉइंट्स का आप नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्रमचय और संचय के कुछ सूत्र भी आपको बताने जाऊंगा, उसका इस्तेमाल कब करेंगे उनके हिंट्स देंगे, फिर हम फटाफट अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे अब मैं आपको क्रमचय और संचय की कुछ नोट्स दूंगा, वो नोट्स आपको याद रखनी है। पहले तो सबसे पहले तो क्रमचय का इस्तेमाल कब करेंगे और संचय का इस्तेमाल कब करेंगे, पहले उस पॉइंट्स को देखते हैं। तो नोट कि जब प्रश्न में गठन करने के लिए कहा गया हो, तो क्रमचय का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कब परम्यूटेशन यूज करें, यानी कि कब क्रमचय का इस्तेमाल करें, और कब कॉम्बिनेशन यूज करें, यानी कि हम कब संचय का इस्तेमाल करें। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। जनरली कई बार हमें गठन करना होता है, फिर भी संचय का इस्तेमाल मतलब कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे वो हमारी मिस्टेक क्रिएट करता है। परम्यूटेशन कब इस्तेमाल करेंगे, क्रमचय कब इस्तेमाल करेंगे, जब कभी भी प्रश्न में गठन करने की बात कही गई हो। मैं एक एग्जांपल के लिए देता हूं कि मान लीजिए कि कोई एक फैमिली आई है और वो फैमिली फोटोग्राफ के लिए है, तो फोटोग्राफ में कौन फर्स्ट पर रहेगा, कौन सेकंड पर रहेगा, कौन थर्ड पर रहेगा, उन पॉइंट्स को हम जब इस तरह से गठन करने की बात कही रहे, तब हम हमेशा क्रमचय का इस्तेमाल करेंगे। और जब कभी भी चुनाव करने की बात कहा रहे, चुनाव करने की बात मीन्स के जब प्रश्न में चयन मीन्स चुनाव करने के लिए कहा रहे, चुनाव करने के लिए कहा है, तब संचय मीन्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन में से चुनाव करने की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 10 बल्ब हैं और उन 10 बल्ब में से किसी 2 बल्ब का चुनाव करना हो, तो चुनाव करने की बात है कि हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 10 बल्ब हैं और उस 10 बल्ब में से हमें 2 बल्ब्स का चुनाव करना है। तो चुनाव करते समय पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, संचय का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रश्न में गठन करने की बात करेंगे तब हम क्रमचय का इस्तेमाल करेंगे, और जब चुनाव करने की बात करेंगे तो संचय का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या बनता है पहले देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में एक पूरा का पूरा चैप्टर इस पॉइंट पर है। तो NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r का होल फैक्टोरियल, जहां पर फैक्टोरियल इसको हम फैक्टोरियल रीड करेंगे। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूं फैक्टोरियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका मतलब ही नहीं जानते और बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे एक्सक्लेमेशन मार्क समझते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। इसे हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जिसका मतलब होता है, एक एग्जांपल के लिए n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n माइनस 1 गुणा में n माइनस 2 और डैश डैश डैश, इस तरह से सीक्वेंस चलती जाएगी जब तक हमारा गुणा 1 ना हो जाए, संख्या 1 ना हो जाए तब तक। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, मतलब कि 5 से लेकर के 1 तक की संख्याओं का गुणा
ये इसे हम फैक्टोरियल के शब्द से जानेंगे। ये पॉइंट्स आपको ऑलरेडी 11th में सिखाए गए होंगे, मैंने रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल, इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स हैं जिन शॉर्टकट पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं एक एग्जांपल के लिए NP0 ले रहा हूं, ये शॉर्टकट पॉइंट्स, क्योंकि जब हम अभी यहाँ पे जब हम संभावना का सॉल्यूशन करेंगे तो फिर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हमारा टाइम जाएगा, जबकि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम इस शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे। NP0 में इस शॉर्टकट को एक्सप्लेन भी कर देता हूं फॉर्मूला के थ्रू, जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। NP0 एक एग्जांपल के लिए 5P0 में ले लो, तो 5P0 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, इट मींस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो एक शॉर्टकट आंसर क्या बना कि कभी भी अगर NP0 होगा तो फाइनली उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा, चाहे आप कोई भी संख्या ले लो। मान लो कि मैं यहाँ पे 7P0 लेता हूँ, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 0 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए शॉर्टकट बना। शॉर्टकट से क्या होगा कि हमारे पास अगर पॉइंट आता है कि NP0, तो हमें कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, हमें सीधे आंसर लिख देना है 1, इसलिए शॉर्टकट है। दूसरा एक शॉर्टकट है NPN, अधिकतर इस क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। NPN का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली n फैक्टोरियल, यानी कि अगर आपको NPN आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4P4, एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ 4P4, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये NPN के लिए। फिर एक तीसरा और एक शॉर्टकट है यहाँ पे कि NP1 कितना होगा, तो इसको भी इस तरह से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। मुझे इसका शॉर्टकट याद है तो मैंने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसी एग्जांपल से कि 5P1 ले लेते हैं। तो 5P1 में क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो वो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा फाइनली n। कि यदि आपको NP1 हो तो आपका आंसर n आता है। तो इस तरह से कुछ शॉर्टकट्स आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें n का मतलब होता है कुल संख्या, और r का मतलब होता है उसकी जगहों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे गठन है, गठन करते समय पे हम प्लेसेस रखते हैं, तो जगह को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे कुल जगह और यहाँ पे कितने जगह पे गठन करना है, उस गठन को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। क्रमचय की बात करता हूं मैं। क्रमचय जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे चुनाव के लिए, अधिकतर हम क्वेश्चंस आपके इसी पॉइंट्स पर से आएंगे। फिर भी मैंने शब्द आपको इसलिए दिए कि आप शब्द पढ़ करके पहचानिएगा। क्वेश्चंस में जब भी कभी भी गठन की बात कर रहा रहेगा तो हम क्रमचय का इस्तेमाल करेंगे, और जब कभी भी चुनाव या चयन की बात किया रहेगा तो हम संचय का इस्तेमाल करेंगे। संचय का सूत्र होता है NCR, जैसे P फॉर परम्यूटेशन तो P का इस्तेमाल किया, वैसे C फॉर कॉम्बिनेशन इसलिए C का इस्तेमाल करेंगे। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल गुणा में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। पूरे परम्यूटेशन को अगर मैं r फैक्टोरियल से भाग दे दूं तो मेरा क्रमचय का सूत्र बन जाएगा, सॉरी संचय का सूत्र बन जाएगा। तो NCR बराबर n फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसके लिए शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट का हम इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। शॉर्टकट को आप कैसे याद रखोगे, एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल 8C2, 8 में से 2 का चुनाव करना है। कुल 8 समष्टि है मेरे पास, और 8 समष्टि में से 2 न्यादर्श का चुनाव करना है। तो 2 न्यादर्श किस तरह से चुनेंगे, इसका शॉर्टकट है, फॉर्मूला के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हो, परंतु मैंने अभी आपको समझाया है कि 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने इसकी डिटेल पढ़ी हुई है। अगर आप बार बार फॉर्मूला से सॉल्व करने जाओगे तो आपका टाइम बिगड़ेगा, और वो टाइम हमें बचाना है। तो इसलिए मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि 8 में से 2 गए, मतलब 2 कदम पीछे हमें चलना है। 8 गुणा में 7, 2 कदम आगे पीछे, फिर बटे में 2 है इसलिए 2 गुणा में, ये हमारा फाइनल आंसर है। डायरेक्टली शॉर्टकट से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट का इस्तेमाल आपको करना है कि एग्जाम में ये चलेगा, फॉर्मूला से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो शॉर्टकट का इस्तेमाल करने में तो प्लीज फॉलो द फॉर्मूला। फॉर्मूला के फॉलो करने पर आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, पर 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूं 3 पॉइंट्स को लेकर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7C3, तो 7C3 मतलब 3 कदम पीछे जाना है, 7 में से 3 का चुनाव करने के लिए।
तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, पीछे के कदम बढ़ाइएगा, बटे में 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस शॉर्टकट से आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। इनके कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स में देता हूं, फार्मूला पॉइंट्स, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा था उसी तरह से कुछ फार्मूला पॉइंट्स हैं। NP0 बराबर NP0, एक एग्जांपल के लिए 5P0, तो NP0 कभी भी होगा तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। जैसे यहाँ पे NP0 का आंसर ऑलवेज 1 था, वैसे यहाँ पे P की जगह हम C का इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन NC0 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे NPN आया, NCN आया, कॉम्बिनेशन है NCN, तो यहाँ पे भी ऑलवेज इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 7P7 ऑलवेज 1, 5P5 ऑलवेज 1। फिर और एक शॉर्टकट है कि NC1 आया, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1, कि NC1 का आंसर आएगा N, तो NC1 NCN NC0 एक शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे। और उससे भी बेस्ट शॉर्टकट हमारे पास नंबर्स का है, चुनाव करते समय पर, तो इन फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करना है। अब एक पॉइंट हम और इसमें ऐड करने वाले हैं कि अब आपको मैं एक 1 मार्क्स का थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दूंगा, प्लस इसमें एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को देख करके फिर हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है हमारा, वो हमारा घटनाओं का क्रम है। घटनाओं का क्रम ये 1 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 19 या 20 में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कोई फिक्स पॉइंट्स नहीं है, बट फिर भी 1 मार्क्स के लिए सेक्शन बी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटनाओं का क्रम क्या होना चाहिए, घटनाओं का चढ़ते क्रम आप बताइए। तो घटनाओं के चढ़ते क्रम मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। सबसे छोटा होता है 0, क्योंकि 0 यानी कि असंभव घटना, असंभव घटना की संभावना होती है 0। फिर आता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर उससे बड़ा होता है P ऑफ A, फिर उससे बड़ा होता है P ऑफ A यूनियन B, और उससे बड़ा होता है 1, और 1 से भी बड़ा होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B। यदि A और B घटनाएं परस्पर निवारक ना हो तब के लिए वो सिचुएशन है। फिर भी आप ये सीक्वेंस याद रखिए, ये सीक्वेंस आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी का सिंबल पूछा जाता है, इन दोनों के बीच में सिंबल पूछा जाता है, या इन दोनों के बीच में सिंबल पूछा जाता है। एमसीक्यू में भी ये चढ़ते क्रम का गठन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपके लिए मैंने नोट्स लिखी हुई है। प्रश्न में आपके क्वेश्चन में, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, और वो एक एक शब्द से आप पहचानोगे कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी नोट देता हूं, जब कभी भी क्वेश्चन में कम से कम शब्द का इस्तेमाल किया हो घटना के लिए, कम से कम एक घटना, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करेगा, कम से कम एक घटना। इसका मतलब यह है कि वहां पे आपको संघ घटना का इस्तेमाल करना है। संघ मतलब योग घटना, जिसे इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें फाइंड करना है P ऑफ A यूनियन B ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको यह शब्द दिखाई दे कि कम से कम एक घटना घट रही है या कम से कम एक घटना घटेगी, उसकी संभावना ज्ञात करो, तो कम से कम शब्द से आपको पहचान लेना है कि उस प्रश्न में हमें घटना A और घटना B दोनों के बीच में कम से कम एक घटना घटने की संभावना को हम A यूनियन B की संभावना कहेंगे। इन पॉइंट्स को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली A यूनियन B पूछता है, डायरेक्टली A यूनियन B नहीं पूछता। डायरेक्टली अगर A यूनियन B पूछेगा तो अभी हमारी पिछले सूत्र की लिस्ट पर से हम तुरंत सूत्र लगा के काम कर सकते हैं, परंतु इन शब्दों पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जब ये प्रश्न में ये शब्द मिलेंगे तब आपको क्या ज्ञात करना होगा, A यूनियन B। इस पॉइंट्स को याद रखो। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं फिर से नोट्स को रिपीट कराऊंगा। दूसरा एक शब्द है दोनों घटना एक साथ घटे, दोनों घटना एक साथ घटे या दोनों घटना साथ में घटे, इस तरह के शब्द आपके प्रश्न में हो सकते हैं। तो जब दोनों घटनाओं का शब्द आए, कौन सा शब्द आए, दोनों घटनाओं का शब्द, तो उसका मतलब होता है वो हमारा कॉमन है, मींस उसका इंटरसेक्शन, उसे हम प्रतिच्छेद घटना कहेंगे कि दोनों घटनाएं एक साथ घटने की संभावना में प्रतिच्छेद घटना घटती है, जिसे जहां हमें ज्ञात करना होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है,
P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो जब दोनों घटनाओं की बात करें तब हमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना होता है कि A और B दोनों घटनाएं एक साथ घट रही है, दोनों घटनाएं एक साथ घटने की संभावना P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और कुछ शब्द आपको याद रखना है, जब कभी भी प्रश्न में या अथवा शब्द दिखाई दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ताश के पत्तों में से नंबर वाला पत्ता है या चेहरे वाला पत्ता है, या शब्द का इस्तेमाल करें, तभी भी आप समझ जाओ कि हमें यहाँ पे प्लस करने की जरूरत है, यानी कि यूनियन निकालने की जरूरत है। और जब कभी भी एंड, इंग्लिश में एंड और हिंदी में और शब्द का इस्तेमाल करें तो हमें गुणा करना है, यानी कि प्रतिशत घटना निकालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में संभावना चैप्टर के मैक्सिमम सभी सूत्रों का हमने इस्तेमाल कर लिया है। एक शर्ती संभावना सूत्र का इस्तेमाल मैंने इसमें नहीं किया है और ना ही मैंने उसके हिंट्स दी है, क्योंकि उस टॉपिक के लिए मैंने एक अलग वीडियो आपके लिए रखा है जिसमें आपको शर्ती संभावना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो शर्ती संभावना को छोड़ करके चैप्टर के सभी सूत्र हमारे इस वीडियो में कवर हो गए हैं। इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो में लिखे हुए सभी सूत्रों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके जरूर याद कीजिएगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे सभी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो वैसे ही तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। तो इन वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हिंदी मीडियम के लिए एकमात्र इस चैनल को हम सबसे आगे बढ़ाएंगे और आपकी हेल्प से इसे हम इतना आगे बढ़ा देंगे कि पूरे गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट चैनल ही बनेगा। थैंक यू।